पिछले वीडियो में हम लोग ने संविधान के भाग, संवैधानिक इतिहास, ठीक है ना, और ताज का शासन, कंपनी का शासन सब देख चुके हैं। ठीक है, आज शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना। दुनिया के लगभग हर देश की प्रस्तावना है। ठीक है, दुनिया के लगभग हर देश की क्या है, प्रस्तावना है। ठीक है, प्रस्तावना की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका था। प्रस्तावना की शुरुआत करने वाला पहला देश अमेरिका था। प्रस्तावना प्रस्तावना होता क्या है? ये पहचान पत्र होती है, ठीक है, जो संविधान के आदर्शों, दर्शन और आधार के बारे में वह बताता है। प्रस्तावना का अर्थ, ठीक, संविधान निर्माताओं के दिमाग की खुलने की कुंजी। ठीक है, संविधान का परिचय, ठीक, इससे निर्माताओं के उद्देश्यों, इसके निर्माण के पीछे इतिहास, राष्ट्र का मूल्य, ठीक, मूल्य और सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। उद्देश्य संकल्प में से प्रस्तावना का संबंध, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक, प्रस्तावना का स्रोत क्या है? ठीक, हम भारत के लोग। प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत का गठन के लिए, ठीक, भारत के गठन के लिए सत्यनिष्ठा से संकल्प लेते हैं। ठीक, अब भारतीय राज्य का स्वरूप क्या है? भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य और अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, भारत क्या है? भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य और अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए। ठीक, न्याय कितने हैं? 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की हुई है। कौन कौन सी? सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की हुई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की हुई है। विचार, कभी कोई पूछ लेता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। ठीक है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक, बंधुत्व के प्रकार, ठीक, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। ठीक, 2 प्रकार के बंधुत्व है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, ठीक, सुनिश्चित करने के लिए बंधुता। अपनाने की तिथि, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक, स्वीकारता, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। ठीक, और एक बात, 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान में 284 लोगों ने साइन किया। ठीक है, हस्ताक्षर किया। ठीक, 26 नवंबर 1949, ठीक, यह अपनाने की तिथि है। प्रस्तावना की प्रतिबिंब क्या है? ठीक, इसके उद्देश्य का विवरण दिया हुआ है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था। ठीक है, ये भारतीय राज्य का स्वरूप है। संविधान के स्रोत क्या है? ठीक, भारत के लोगों को अपना अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, भारत का संविधान का उद्देश्य का क्या है? प्राकृतिक, न्याय योग्य नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रस्तावना है उसकी प्रकृति क्या है? न्याय योग्य नहीं है। ठीक, ये न्याय योग्य वाला वर्ड याद रखिएगा। ठीक, प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक, 3 प्रकार की न्याय हो गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता हो गई, फ्रीडम हो गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता हो गई, प्रतिष्ठा और अवसर की।
समता प्राप्त करने के लिए, ठीक, उन सब व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक, सुरक्षित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज, ठीक है, आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी का को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मर्पित करता है, ठीक है, करते हैं। आगे बात समझें, ये हमें संविधान की क्या है, प्रस्तावना है। अब देखिए, ठीक है, देखो किसने किसने संविधान को प्रस्तावना को क्या क्या बोला, ठीक, जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, ठीक है, तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने उद्देश्य का हमारे, इन्होंने प्रस्तावना को क्या बोला, इन्होंने बोला उद्देश्य का हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक। के मुंशी ने क्या बोला, उद्देश्य का हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए जन्म कुंडली है, ठीक। के मुंशी जी ने बोला जन्म कुंडली, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का भाग, ठीक, प्रस्तावना को संविधान का भाग केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में 1973 में स्वीकारा गया, ठीक। केशवानंद भारती केस में स्वीकारा गया कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, ठीक है। गोलकनाथ बनाम राज्य, ठीक है, गोलकनाथ बनाम राज्य में प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, ठीक। गोलकनाथ बनाम राज्य में बोला गया प्रस्तावना को कि प्रस्तावना जो है संविधान की मूल आत्मा है। सुभाष कश्यप ने क्या बोला, सुभाष कश्यप ने बोला संविधान शरीर की प्रस्तावना, संविधान जो शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, ठीक। ये बात सुभाष कश्यप ने बोली, ठीक। बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला, बी आर अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज बोला। आगे बात समझें, ठीक। ये 6 पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने उद्देश्य का हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के मुंशी ने, ठीक है, के मुंशी ने बोला उद्देश्य का हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना को संविधान का भाग केशवानंद भारती, ठीक है, केशवानंद भारती में प्रस्तावना को संविधान का भाग बोला गया, ठीक। गोलकनाथ बनाम राज्य में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा बोला गया, ठीक। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना को संविधान का भाग मतलब किस में स्वीकारा गया, किस केस में स्वीकारा गया, तो केशवानंद भारती केस में स्वीकारा गया, ठीक। गोलकनाथ बनाम राज्य में, ठीक है, प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, स्वीकारा गया। सुभाष कश्यप, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ये बात किसने बोली, ये बात बोली सुभाष कश्यप ने बोली। बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला, बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला कि संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा, ठीक है। अब देखिए कुछ वर्ड हैं प्रस्तावना में, कुछ वर्ड हैं, उनके अर्थ क्या होते हैं। देखो संप्रभु जो शब्द है इसका क्या अर्थ, भारत न किसी राष्ट्र पर निर्भर है और ना ही प्रभुत्व है, ठीक है, बल्कि स्वतंत्र राज्य है। इसका ये संप्रभु का मतलब होता है, ठीक है, भारत न किसी राष्ट्र पर निर्भर है और ना ही प्रभुत्व है बल्कि स्वतंत्र राज्य है, अपने मामलों आंतरिक और बाहरी दोनों का संचालन के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। भारत स्वतंत्र है और अब किसी बाहरी सत्ता पर निर्भर नहीं है, ये अर्थ होता है संप्रभु का, ठीक है। समाजवाद, कांग्रेस पार्टी ने स्वयं समाजवादी प्रतिमान को स्थापित करने का संकल्प अपनाया, ठीक है। 1955 में कांग्रेस ने अवध अधिवेशन में कहा और अधिवेशन में इस पैटर्न को अपनाया गया, ठीक है। समाजवाद का भारतीय ब्रांड एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि सामवादी समाजवाद का, ठीक है। भारत का एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है। भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में है, ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी प्लस सार्वजनिक, जो भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित है, ठीक है। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों मिलकर काम करता है। जो भारतीय समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है, ठीक है, और गांधीवाद की ओर अधिक झुकाव है। लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक, संसदीय कैसी है, लोकतंत्र है, व्यक्ति स्वतंत्रता पर जोर, ठीक, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर है। सार्वजनिक प्लस निजी, ठीक, मिश्रित, अवसर की समानता मुख्य लक्ष्य है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए, ठीक।
देखिए पहला शब्द कौन सा है, धर्मनिरपेक्ष, सकारात्मक अवधारणा, ठीक है। हमारे देश में सभी धर्मों का राज्य से, ठीक, राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्राप्त है, ठीक है, समान दर्जा और समर्थन प्राप्त है, ये होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। हमारे देश में सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्राप्त है, ठीक है। लोकतांत्रिक, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष संविधान के रूप में भारतीय संविधान का उद्देश्य जाति, पंथ, नस्ल, रंग और अन्य कृत्रिम बाधाओं पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता और न्याय की प्राप्ति, ठीक। लोकतांत्रिक, चुनाव में व्यक्ति लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। लोकतांत्रिक मतलब जो लोकतांत्रिक का अर्थ है जो अपना राष्ट्रपति होगा वो चुनाव द्वारा आएगा, ठीक है। भारत में जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन किया जाता है उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो सरकार चलाते हैं, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आर्टिकल 326 में अपने के द्वारा संविधान द्वारा सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित किया गया है, ठीक है। संविधान में लोकतंत्र का अर्थ है न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी है, ठीक है। लोकतांत्रिक मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र है। गणतंत्र, राज्य का मुखिया वंशागत सम्राट नहीं होगा, ठीक, वह लोगों द्वारा चुना जाता है, ये होता है गणतंत्र का मतलब, ठीक है। लोकतंत्र मतलब जो हमारा मुखिया, जो हमारा सरकार होगी वो क्या चुनी हुई होगी, ठीक है, लोगों द्वारा उसको चुनते हैं लोग, ठीक है। राज्य का मुखिया वंशागत सम्राट नहीं होगा, वह लोगों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। राज्य का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत में निर्वाचित प्रमुख जिसे प्रेसिडेंट कहा जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट कहा जाता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए चुना जाता है, ठीक। यूके के ब्रिटिश राजशाही हैं वो कैसे थे, वो वंशागत मतलब वंशानुगत होते हैं, ठीक है, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो संवैधानिक राजतंत्र होता है, ठीक है। भारत में के जो प्रधान होते हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, ठीक है, यहाँ के वंशागत नहीं होते हैं। न्याय, ठीक, न्याय का आदर्श, ठीक, 3 प्रकार की न्याय दी गई हैं प्रस्तावना में, 3 प्रकार की न्याय की बात हुई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और न्याय कहाँ से लिया गया है, ये रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है, न्याय जो है रूसी क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना में निहित संविधान द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करने की मांग की गई, मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक से उन सिद्धांतों के माध्यम से, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ है जीवन का एक तरीका, ठीक है, जीवन का एक तरीका जो स्वतंत्र समानता के एक बंधुत्व को सुनिश्चित करता है, ठीक। आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है, नागरिकों के बीच, ठीक, धन का समान वितरण, ये होता है आर्थिक न्याय, ठीक है, और कम हाथों में धन की एकाग्रता से बचना, ठीक। आर्थिक स्वतंत्रता और देखो न्याय के रूप क्या है, ठीक, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता प्रदान करने का आर्थिक न्याय, ठीक है। राजनीतिक न्याय ये क्या है, राजनीतिक न्याय प्रत्येक नागरिक को मतदान अधिकार आनंद लेना चाहिए, ठीक है। नैसर्गिक न्याय, व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार जीवन जीने की इच्छा, ठीक, ये है नैसर्गिक न्याय। सामाजिक न्याय, प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत सम्मान होता है, ठीक है, और उसका स्थान महत्वपूर्ण होता है, ठीक। बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना, बंधुत्व में क्या है, भाईचारे की भावना। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है। संविधान के भाग के रूप की प्रस्तावना, ठीक, संविधान के भाग के रूप प्रस्तावना, ठीक है। बेरूबारी संघ मामले में 1960 में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया, ठीक, बेरूबारी संघ मामले में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया, ठीक है। पहले क्या हुआ, बेरूबारी केस में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना, दूसरे वाले में केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना, ठीक। LIC ऑफ इंडिया मामले में 1955 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। पहली बार केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ठीक है। पहली बार कब माना था, केशवानंद भारती केस में कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है, और प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ठीक, बशर्ते मूल संरचना में कोई संशोधन ना हो, ठीक है। देखो
केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया? केशवानंद भारती में बोला गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है, ठीक, और संविधान और प्रस्तावना के मतलब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते उसकी मूल संरचना में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया, ठीक, 42वें संशोधन किया गया, ठीक है। 42वें संशोधन 1976 के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए। हमने पिछली बार बात की थी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, ठीक है। 3 शब्द कौन कौन से थे? क्योंकि पूछता है कि प्रस्तावना में 3 नए शब्द कौन कौन जोड़े गए, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, ठीक है। एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, ठीक है। एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। प्रस्तावना देश के कानून की व्याख्या करने में सर्वोच्च न्यायालय की सहायता करता है, ठीक है। संविधानवाद क्या है? संविधान किसी देश के मौलिक कानून होता है, ठीक है। देश के अन्य सभी कानून और रीति रिवाजों को वैध होने के लिए इसके अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। भारत में संविधानवाद के मूल सिद्धांत, ठीक, मौलिक अधिकार, उत्तरदायी सरकार, भारत का संघीय रूप, स्वतंत्र और न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा, ठीक है। शक्तियों का पृथक्करण और नियंत्रण का संतुलन, लिखित संविधान है, संसदीय लोकतंत्र और कानून का शासन, ठीक है। दोहरी सरकार क्या है? सरकार प्लस केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये हम लोग की दोहरी सरकार है, ठीक है। एक संविधान में जो संघीय प्रणाली का प्रतीक है उसे निम्नलिखित 5 विशेषताओं वाला कहा जाता है, ठीक है। संघीय प्रणाली के लक्षण क्या है? देखो, संघीय प्रणाली के क्या लक्षण है? शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान, संविधान की कठोरता, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। और 5वां क्या है? न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकार, ठीक है। संघीय प्रणाली के 5 लक्षण हैं। संविधान के संघीय प्रणाली के 5 लक्षण हैं, कौन कौन से? संविधान का वितरण, लिखित संविधान, कठोरता, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय का स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकार। देखिए, संविधान में जो है 3 वाचन हुए। कौन से? प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ? जो प्रथम वाचन है संविधान का 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, ठीक है ना, डेट याद रखिएगा। इस संविधान का जो प्रथम वाचन है, प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ, ठीक है। मसौदा समिति ने फरवरी 1948 में भारत के संविधान के मसौदा प्रकाशित किया, ठीक है। मसौदा को, ड्राफ्ट को नवंबर 1948 में संविधान सभा में पेश किया गया, ठीक। सेकंड वाचन कब हुआ? सेकंड वाचन जो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक, ये सबसे लंबा वाचन था। सभा में मसौदे पर खंडवार चर्चा हुई, ठीक है। द्वितीय वाचन में क्या हुआ? द्वितीय वाचन कब से कब तक हुआ? द्वितीय वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ, ठीक है। और सभा में मसौदे पर खंडवार चर्चा हुई। तृतीय वाचन कब हुआ? तृतीय वाचन जो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 हुआ, ठीक। देखिए, फिर देख लेते हैं। और तीसरे वाचन में संविधान सभा ने तीसरा वाचन समाप्त किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। प्रथम वाचन, संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ, ठीक है। द्वितीय वाचन, ठीक, प्रथम वाचन के 6 दिन बाद, प्रथम वाचन के समाप्त होने के 6 दिन बाद द्वितीय वाचन प्रारंभ हुआ, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। सभा ने मसौदे पर खंडवार चर्चा हुई। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, ठीक। सभा ने तीसरा वाचन समाप्त किया और 26 नवंबर 1949 को लागू किया, ठीक है। देखिए, संविधान के पाठ पर खंड दर खंड लगभग 101 दिन तक बहस चली, ठीक है। इसमें कुल 36 लाख शब्द बोले गए। संविधान के पाठ पर खंड दर खंड लगभग 101 दिन की बहस चली। इसमें कुल 36 लाख शब्द बोले गए। भाग 3, ठीक, भाग 3 पर लगभग 16 दिनों तक बहस हुई। लगभग 6 दिनों तक भाग 4 पर बहस हुई, ठीक है। भाग 3 क्या? भाग 3 जो है मौलिक अधिकार है।
और भाग 4 पर लगभग 6 दिन की बहस हुई। ठीक, चर्चा में 2% महिलाएं, केवल 15, ठीक, 2% महिलाएं ही शामिल हुई। ठीक है, केवल 15 महिलाओं ने विधानसभा के लिए चुनी गई, केवल 10 ने बहस किया। ठीक, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सदस्य जी दुर्गाबाई ने सर्वाधिक शब्द बोले। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थी और कांग्रेस सदस्य जी जी मतलब जी दुर्गाबाई ने सर्वाधिक शब्द बोले। प्रांतों के सदस्यों ने लगभग 85% वार्ता में भाग लिया, जबकि रियासतों के सदस्यों ने लगभग 6% योगदान दिया। ठीक है, नागरिकता पर संविधान सभा की बहस। ठीक है, भारत का नागरिक कौन होगा। नागरिकता पर संविधान सभा में बहस हुई कि भारत का नागरिक कौन होगा। संविधान के लागू होने की तारीख के अनुसार इस संबंध में धार्मिक आधार पर अनन्य और अधिमान्य प्रावधानों की कमी के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 की आलोचना की गई। ठीक है, जूस सोलिस का सिद्धांत क्या था। कभी पूछ लेता है कि जूस सोलिस का सिद्धांत क्या था। ठीक है, हर व्यक्ति जो धर्म से हिंदू या सिख है और किसी अन्य राज्य का नागरिक नहीं है या किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है, वो जहाँ भी रहता है वो भारत का नागरिक होने का हकदार है। मसौदे के अनुच्छेद 5A को इस आधार पर हटा दिया गया। ठीक है, अगला चैप्टर आता है, ये तो संविधान के अनुच्छेद पढ़ चुके थे हम लोग। ठीक, भाग 1 आएगा। ठीक है, संघ और राज्य का गठन। ठीक, संघ और राज्य का गठन। पृष्ठभूमि क्या है। स्वतंत्रता के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों की 2 श्रेणियां थी। ठीक, एक था ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन था। ठीक है, जब हम लोग स्वतंत्र हो रहे थे, जब भारत को आज़ाद हो रहा था, उस समय राजनीतिक इकाइयाँ दो प्रकार की थी। ठीक है, एक था ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष शासन के अधीन था। ठीक, रियासतें थी जो देसी राजकुमार के शासन में थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत और पाकिस्तान के लिए 2 स्वतंत्र और अलग प्रभुत्व बनाए। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र और अलग राज्य बनाए, जबकि देसी रियासतों के को 3 विकल्प दिए गए। जो देसी रियासतें थी 552 थी देसी रियासतें, उनको 3 विकल्प दिए गए। ठीक है, नंबर 1 वो भारत से जुड़ना, नंबर 2 पाकिस्तान से जुड़ना, नंबर 3 से स्वतंत्र। ठीक है, कि अपन स्वतंत्र हो। ठीक है, लेकिन 552 देसी रियासतों में से 549 भारत में शामिल हो गए। ठीक है, 552 देसी रियासतों में से 549 जो है भारत में शामिल हो गए। शेष 3 जो थे, हैदराबाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ और कश्मीर, ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। 3 राज्य थे, तीन रियासतें थीं, कौन कौन सी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। लेकिन हालांकि वे समय के साथ वे भी भारत के साथ एकीकृत हो गए। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी किसकी, सरदार पटेल की। ठीक है, सभी देशी रियासतों को एकीकृत करने का महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद। ठीक है, जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़, विलय के माध्यम से कश्मीर। ठीक है, पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद, जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़, विलय के माध्यम से कश्मीर। ठीक है, भाग एक जो है आर्टिकल 1 से 4। ठीक है, भाग एक क्या है, संघ और उसका क्षेत्र, संघ और शासित प्रदेशों से संबंधित अनुच्छेद। ठीक, आर्टिकल नंबर 1 क्या है, इंडिया जो भारत है वह राज्यों का संघ है। ठीक है, इंडिया जो भारत है वह राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक, ना कि संघों का राज्य है। ठीक है, संघ राज्य अलग होता है, राज्य का संघ अलग होता है। ठीक है, ये कभी कभी आर्टिकल नंबर 1 पूछ लेता है। ठीक है, और देता है ऑप्शन में विकल्प, भारत जो है वो क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक, संघ राज्य है, ऐसे पूछता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 1 क्या है, इंडिया जो भारत है वह राज्यों का संघ है। आर्टिकल नंबर 2, भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 1 व 2। ठीक है, 2 में क्या है, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। आर्टिकल नंबर 3, ठीक, 3 क्या है, मौजूदा राज्यों की सीमाओं, नाम और क्षेत्रों में परिवर्तन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 4, 2 और 3 से संबंध प्रावधानों को आर्टिकल नंबर 368 के तहत, ठीक है, तहत नहीं समझा जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत नहीं समझा जाएगा। ठीक है, चलिए अब भाग 1 में 4 आर्टिकल हैं, कौन कौन से थे,
आर्टिकल नंबर 1, इंडिया जो भारत है वह राज्यों का संघ है। नंबर 2, ठीक, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। आर्टिकल नंबर 3, मौजूदा राज्यों में सीमाओं, नाम और क्षेत्रों में परिवर्तन। आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल 2 और 3 से संबंधित प्रावधानों को आर्टिकल 368 के तहत नहीं समझा जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर थोड़ा एक डिटेल से देखते हैं। ठीक है, राज्यों के संघ को रूप में परिभाषित करना है। जो भारत जो है, इंडिया जो भारत है वो क्या हुआ, राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ क्या है, मौजूदा सीमित ने संघ के स्थान पर महासंघ शब्द का चयन किया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बोला गया, भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया। ठीक है, भारत संघ में केवल वे राज्य शामिल हैं जो संघीय प्रणाली के सदस्य होने का दर्जा प्राप्त करते हैं और संघ के साथ शक्तियों का वितरण साझा करते हैं। ठीक है, ठीक, संविधान की पहली अनुसूची, संविधान की पहली अनुसूची क्या है, पहली अनुसूची में राज्य और क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, भारत का क्षेत्र में न केवल राज्य शामिल हैं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल और ऐसे अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जिन्हें भारत द्वारा अधिकृत किया जाता है। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या शामिल है, भारत का क्षेत्र में न केवल राज्य शामिल है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया जिन्हें भारत द्वारा अधिकृत किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 क्या है, ठीक है, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ठीक है, संसद द्वारा, केवल एक ही है। ठीक है, संसद संसद कानून द्वारा, ठीक, संघ में प्रवेश कर सकती है। ठीक है, यह ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है जो वह ठीक समझते हैं। ठीक, संसद के ही द्वारा नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना होती है। ठीक है, अब इसके लिए ठीक प्रक्रिया है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे वाले चैप्टर में आएगा। ठीक, प्रवर्तन की प्रक्रिया कैसी होती है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति का क्या क्या कार्य हैं, संसद कैसे प्रस्ताव पेश करती है। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 3 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 3 क्या है, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, ठीक, और नामों के परिवर्तन के लिए कारण प्रणाली। ठीक है, संविधान संसद को निम्नलिखित अधिकार देता है, जो संविधान है अपना, संसद को निम्नलिखित अधिकार देता है किसी भी राज्य से क्षेत्रों को अलग करके एक नया राज्य बनाने के लिए। ठीक है, किसी भी राज्य को क्षेत्रों से अलग करके एक नया राज्य बनाने के लिए, जैसे अभी आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राज्य को बनाया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के हिस्से को अलग करके एक तेलंगाना राज्य नया राज्य बना। ठीक है, या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को मिलाकर। ठीक है, या दो से अधिक कुछ राज्यों के हिस्सों को मिलाकर या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के किसी भाग में जोड़कर। ठीक है, किसी क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में जोड़कर। ठीक, आर्टिकल नंबर 4, संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में परिणामी परिवर्तन की अनुमति देता है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 4 है। पहली अनुसूची क्या है, भारत संघ में राज्यों का नाम। ठीक, भारत संघ में राज्यों का नाम। चौथी अनुसूची क्या है, ठीक, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या। ठीक है, देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने के बाद भारतीय संघ की संविधान इकाइयों को निम्नलिखित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। भाग ए, ठीक, भाग ए में कितने राज्य हैं, भाग बी, भाग सी, भाग डी। ठीक, 4 भागों में राज्यों को बांटा गया। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था तो राज्यों को कितने भागों में बांटा गया, तो राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है, भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। ठीक है, बस इतनी बात। राज्यों का पुनर्वितरण। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से दक्षिण भारत की से मांग की गई। ठीक है, धर आयोग। ठीक है, धर आयोग कब स्थापना की गई, तो धर आयोग जो है जून 1948 में, ठीक, स्थापना की। जून 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांतीय आयोग की स्थापना की। ठीक है, और धर आयोग कब की स्थापना कब की, जून 1948। डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डेट। ठीक, जून 1948 में संविधान सभा ने भाषाई प्रांत आयोग की स्थापना की। एसके धर की अध्यक्षता में राज्यों के पुनर्गठन के मामले की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया। तो एसके धर के आयोग की स्थापना कब की गई, जून 1948 में। ठीक है, राज्यों के पुनर्गठन मामले की जांच करने के लिए। रिपोर्ट क्या दी, धर आयोग ने क्या रिपोर्ट पेश की, इन्होंने जांच की तो क्या मतलब क्या रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में ये दिया कि आयोग ने यह सिफारिश किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा पर होना चाहिए। उन्होंने भाषाई आधार को नकार दिया। ठीक है, और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आई जेवीपी समिति।
ठीक है। जेपी समिति कब आई? दिसंबर 1948 में। ठीक। जेपी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ठीक। दिसंबर 1948 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, ठीक, जीएल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया तीन प्रमुख सदस्य थे। ठीक। समिति ने अप्रैल 1949 में, समिति कब आई थी? दिसंबर 1949 में 48 में आई, और इन्होंने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर भाषा को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया। इन्होंने भी भाषा को खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है। और रिपोर्ट में क्या पेश की? आयोग ने रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। ठीक। फिर क्या हुआ? ठीक है। प्रथम भाषाई राज्य का निर्माण हुआ। ठीक। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों मजबूर होना पड़ा? कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है। मद्रास से अलग होकर यह राज्य बना। ठीक है। यह लंबे समय तक आंदोलन और पोट्टी श्रीरामुलू की मृत्यु के बाद हुआ। ये जो पोट्टी श्रीरामुलू हैं, इन्होंने अनशन कर दिया। ठीक है। भूख हड़ताल कर दी। ठीक है। और लंबे समय तक हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई, तो जिसके कारण लोगों में आक्रोश हो गया। ठीक है। इस प्रकार भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है। जो मद्रास से अलग होकर बना। ठीक। अब अगली रिपोर्ट आती है, अगला आयोग आता है फजल अली आयोग। ठीक है। ये कब आता है? यह था 1953 में। ठीक। आंध्र प्रदेश के निर्माण ने अन्य क्षेत्रों से भाषाई आधार पर राज्य के निर्माण की मांग को तेज कर दिया। ठीक है। इसने भारत को फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य, ठीक, 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 नियुक्त करने के लिए मजबूर किया। ठीक है। और फजल अली आयोग में 3 लोग थे, 3 मेंबर थे। कौन कौन से थे? फजल अली थे, के.एम. पनिकर थे और एच.एन. कुंजरू थे। कभी पूछते थे कि फजल अली आयोग कब आया, तो 1953 में आया। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। उनके नाम क्या हैं? तो फजल अली, ठीक, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू। ठीक है। समिति ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है। आयोग ने रिपोर्ट पर राज्यों का पुनर्गठन के आधार पर भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया। ठीक। इन्होंने भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि ठीक है, एक भाषा पर एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। ठीक है। इन्होंने एक सिद्धांत को, एक राज्य को खारिज कर दिया। ठीक। 4 प्रमुख कारणों की पहचान की जिन्हें राज्य के पुनर्गठन में किसी भी योजना के में ध्यान में रखा जा सकता है। ठीक। नंबर 1, देश की एकता और सुरक्षा का संरक्षण और मजबूती। नंबर 2, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता। नंबर 3, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक विचार। नंबर 4, प्रत्येक राज्य के साथ पूरे देश में लोगों को कल्याण की योजना बनाना और उसे बढ़ावा देना। आयोग का सुझाव क्या था? आयोग ने, ठीक है, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का सुझाव दिया। ठीक। इसी प्रकार भारत ने कुछ मामूली संशोधनों के साथ उन सिफारिशों को स्वीकार किया और नतीजा आया 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 यूटी बने। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फजल अली आयोग के अनुसार कि जब उन्होंने भाषा को स्वीकार कर लिया, भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया, तो 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बने? तो 14 राज्य और 6 यूटी बने। लेकिन आयोग ने 16 राज्य और 3 यूटी का सुझाव दिया था, लेकिन 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 यूटी बने। ठीक। 1956 का राज्य का पुनर्गठन आयोग। ठीक है। तो ठीक है, 1956 का राज्य का पुनर्गठन आयोग। ठीक है। इसमें क्या था? इस अधिनियम में 14 राज्य और 6 यूटी का निर्माण का प्रावधान किया गया। ठीक। जो निम्न अनुसार है। कितने स्टेट थे उन्हें? 14 राज्य। ठीक है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश। ठीक। फिर क्या बना? असम राज्य, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, एमपी, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब। ठीक। पंजाब के बाद यूपी और वेस्ट बंगाल। ठीक है। फिर इसके बाद आता है कितने? 6 यूटी बने। ठीक है। पहला अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार,
दूसरा दिल्ली, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा लक्षद्वीप, पांचवा मिनिकॉय और मिनी द्वीप, छठा मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है। 1956 के बाद बनाए गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र, ये क्या, गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ? बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के माध्यम से। जो गुजरात और महाराष्ट्र है, इसका बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के माध्यम से अलग राज्य के रूप में नागालैंड, नागालैंड राज्य अधिनियम 1962। ठीक है। पंजाब और हरियाणा का निर्माण, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल राज्य अधिनियम 1970। ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्य नॉर्थ ईस्ट का पुनर्गठन 1971 का निर्माण। ठीक है। सिक्किम का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम वाला हमेशा पूछता है। सिक्किम का निर्माण 36वां संविधान संशोधन 1975 में से। ठीक है। गोवा अलग राज्य बना, गोवा राज्य अधिनियम 1987 से। ठीक। छत्तीसगढ़ का निर्माण एमपी पुनर्गठन अधिनियम 2000 से। ठीक। झारखंड का निर्माण बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक। 1956 के बाद नए राज्य का वर्ष और गठन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बोल लेता कि आंध्र प्रदेश नया राज्य कब बना। ठीक। गुजरात का गठन कब हुआ? तो आंध्र प्रदेश कब बना? 1953 में। आंध्र प्रदेश 1953 पहला राज्य था। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब था? 1953 में। किसके कारण? पुट्टी श्रीरामुलु ने लगातार कई दिनों तक उपवास रखा, ठीक, भूख हड़ताल की। ठीक है। और उनकी मृत्यु हो गई, जिसके जनता जो आक्रोश में आ गई और सरकार को, ठीक, मजबूर होकर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण गठन करना पड़ा। ठीक है। गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक, 4 राज्य नाम है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम 1972। अरुणाचल प्रदेश 1987, 1987, मिजोरम 1972, गोवा 1987। ठीक है। दमन एंड दीव 1961, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड 2000 में। ठीक। तेलंगाना 2014 में। सबसे नया राज्य कौन सा है? तेलंगाना। ठीक है। 2014 में बना। एक बार फिर देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश 1953 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम 1972, अरुणाचल प्रदेश 1987। ठीक है। गोवा 1987, दमन एंड दीव 1961, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल, झारखंड 2000 में। 2000 में 3 राज्य बने थे, कौन कौन से? छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। तेलंगाना 2014 में। ठीक है। गोवा, दमन एंड दीव को 1961 में यूनियन टेरिटरी। ठीक है। फिर गोवा और दमन और दीव को मिला दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। अंडमान निकोबार की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1956 को। ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 नवंबर 1956। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966। दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव 26 जनवरी 2020 को। ठीक है। दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, इनको तीनों को मिला दिया गया। दादर और नगर हवेली और दमन एंड दीव और उसको द्वीप को 26 जनवरी 2020 को। दिल्ली 1 नवंबर 1956। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956। पुडुचेरी 1 नवंबर 1954। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ठीक है। जो संविधान के भाग 8 में, ठीक है, भाग 5 था केंद्र, भाग 6 था राज्य, भाग 8 क्या था? यूटी था। ठीक। केंद्र शासित प्रदेश के अनुच्छेद 239 से 241। ठीक। भाग 8 में कितना आर्टिकल थे? आर्टिकल 239 से 241 तक आता है। ठीक है। 41 तक यूटी था, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णित है। ठीक है। वर्णन नहीं है। आर्टिकल 239, ठीक, प्रेसिडेंट को प्रशासकों के माध्यम से सीधे यूटी का प्रशासन करने की अनुमति दी गई। ठीक है। आर्टिकल 239 में प्रेसिडेंट को प्रशासकों के माध्यम से, प्रेसिडेंट जो होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो गवर्नर, राज्यपाल की सहायता से यूटी में शासन करता है। ठीक है। प्रशासकों के माध्यम से सीधे यूटी का प्रशासन करने की अनुमति दी। ठीक। 1962 में संसद ने 239 से पारित किया। ठीक। इसे यूटी के लिए विधायिका बनाने की अनुमति मिली। ठीक है।
आर्टिकल 239 डबल है, जो आर्टिकल 239 डबल है ये किसके लिए, ये दिल्ली के लिए है। ठीक, संविधान अधिनियम, संविधान, ठीक है, 1991 के 69वें संविधान संशोधन ने भारत के, ठीक, जो आर्टिकल 239 डबल आया है ये 69वें संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन 1991 में आया। ठीक है, और आर्टिकल 239 डबल सम्मिलित किया गया है। ठीक, इसमें राजधानी क्या है, दिल्ली को एक अद्वितीय प्रधान है। ठीक, दिल्ली को एक विशिष्ट शक्तियाँ दी गई। गृह मंत्रालय की भूमिका, ठीक, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित सभी चीज़ों के लिए केंद्र के गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय हैं, जिसमें कानून, धन और बजट सेवाएं और प्रशासकों की नियुक्ति शामिल है। ठीक, ठीक, दिल्ली की स्थिति, ठीक है, 1991 के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम में, ठीक, अधिनियम में यूटी को, जो यूटी अपना के शासित प्रदेश से दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो दिल्ली के लिए कौन सा आर्टिकल चलता है, 239 का डबल है। ठीक है, वो प्रदान किया। संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनः नामित किया गया। दिल्ली का जो प्रशासक है लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के माध्यम से नामित है। ठीक है, दिल्ली के विधानसभा और मंत्रिपरिषद का निर्माण किया। ठीक है, ठीक, अब आते हैं भाग 2 पे। भाग 2 क्या, नागरिकता। ठीक है, इसमें आर्टिकल आता है 5 से 11। ठीक, 26 जनवरी 1950 को संविधान में लागू होने के दौरान लोगों के वर्गों को वर्णित किया गया। ठीक है, और जिन्हें भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। ठीक, ठीक, नागरिकता परिचय। ठीक, नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो समुदाय या देश की पूर्ण सदस्यता की सारी सुविधाएं प्राप्त करता है। ठीक, वो नागरिक। भारत में 2 प्रकार के लोग हैं। ठीक, एक नागरिक है, एक विदेशी है। ठीक, नागरिक क्या पूर्ण सदस्य है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार की सुविधाएं प्राप्त करते हैं। ठीक है, सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, विदेशियों को सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, मैत्रीपूर्ण नागरिक और शत्रुपूर्ण नागरिक, मतलब मैत्रीपूर्ण विदेशी और शत्रुपूर्ण विदेशी। वे लोग जो वो विदेशी जो भारत में रह रहे हैं, एक मैत्रीपूर्ण देश के हो सकते हैं जो पाकिस्तान का रह रहा हो, वो शत्रुपूर्ण देश का विदेशी है, और जो रूस से आया हो वो मैत्रीपूर्ण देश का मतलब विदेशी है जो भारत में रह रहा हो, नागरिक है। शत्रुपूर्ण विदेशी, शत्रुपूर्ण विदेशी नागरिक। ठीक, आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्राप्त नहीं है। शत्रुपूर्ण विदेशी को नागरिक का जो नागरिकता अधिनियम है, ठीक, नागरिकता का मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्राप्त नहीं है। ठीक है, अधिकार जो विदेशी के लिए हैं सिर्फ भारतीयों के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, अधिकार जो विदेशियों के लिए नहीं, केवल सिर्फ भारतीयों के लिए उपलब्ध है। आर्टिकल नंबर 15 केवल भारतीयों के लिए है। धर्म, जात, नस्ल, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव न करने का अधिकार। ठीक, आर्टिकल नंबर 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले पर अवसर की समानता। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 में निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं, भाषा, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल नंबर 29 और 30। ठीक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आर्टिकल में जो 29 और 30 है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। लोग, ठीक, एक नागरिक है और एक विदेशी है। ठीक, नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर, ठीक है, भेदभाव न करने का अधिकार। और 16, ठीक, रोजगार में अवसर की समानता। 19 जो आर्टिकल में 19 है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं। ठीक है, भाषा, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन और निवास की और पेशे की स्वतंत्रता। आर्टिकल में 29 और 30। ठीक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक, विदेशी में मैत्रीपूर्ण विदेशी और शत्रुपूर्ण विदेशी है। ठीक, मौलिक अधिकार के लिए मैत्रीपूर्ण और शत्रुपूर्ण विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक, मौलिक अधिकार जो है मैत्रीपूर्ण और शत्रुपूर्ण मतलब विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध नहीं है। देखो आर्टिकल नंबर 14 ये किसके लिए, ये केवल मैत्रीपूर्ण विदेशी के लिए है। ठीक है, आर्टिकल 14, 21, 22, 24, 26, 28। जो 22 नंबर आर्टिकल है वो शत्रु देश के विदेशी के लिए नहीं है। ठीक, शत्रु देश के नागरिक के लिए नहीं है। तो कौन सा आर्टिकल है जो 20, 21, 23, 25 और 27 के तहत इनको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, देखेंगे बाद में कौन कौन से ये आर्टिकल कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है। अभी हम लोग इतना पढ़ लेते हैं कि जो शत्रुपूर्ण नागरिक है, जो मैत्रीपूर्ण विदेशी है, उसके लिए आर्टिकल 14, 21, 22, 24, 28 हैं।
ठीक है। जो शत्रुपूर्ण विदेशी है उसके लिए 20, 21, 23, 25, 28 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित उच्च पद को केवल भारतीय नागरिक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी नागरिक के द्वारा धारण नहीं करने का अधिकार है। ठीक है, केवल भारतीय नागरिक ही ये इस पद को पा सकता है। नंबर 1 प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश और महान्यायवादी। ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 क्या है? संविधान के लागू होने के दौरान प्रदान की जाने वाली नागरिकता। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 संविधान के लागू होने के दौरान प्रदान की जाने वाली नागरिकता। ठीक है। आर्टिकल नंबर 6 क्या है? पाकिस्तान से भारत आए, ठीक, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता का अधिकार। ठीक, जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, ठीक है, उनको नागरिकता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों को नागरिकता का अधिकार, जो भारत से कुछ लोग चले गए पाकिस्तान चले गए हैं तो उनको नागरिकता का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल नंबर 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। ठीक, भारत के बाहर रहने वाले कुछ भारतीय मूल के नागरिकता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 9 किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक नहीं होना। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति जो अमेरिका की नागरिकता उसने ले ली है, स्वेच्छा से अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो वो स्वतः भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, उसकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 नागरिकों के अधिकार की निरंतरता। ठीक है। आर्टिकल नंबर 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए। ठीक है, अब देखिए 5 से 11 है, या फिर से देख लेते हैं। संविधान के लागू होने के दौरान प्रदान की जाने वाली नागरिकता। संविधान के लागू होने के दौरान प्रदान की जाने वाली नागरिकता। आर्टिकल नंबर 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता का अधिकार। ठीक है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 7 भारत से पाकिस्तान गए कुछ लोगों को नागरिकता का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल नंबर 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार नहीं, भारतीय मूल के नागरिकता का अधिकार। ठीक है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। ठीक है। आर्टिकल नंबर 9 किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भारत का नागरिक नहीं होना। ठीक है, उनकी नागरिकता खत्म होती है, ऐसे होता है। आर्टिकल नंबर 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। आर्टिकल नंबर 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए। ठीक है, ठीक, वही देखा आर्टिकल नंबर 5 में दे रखा है। कोई व्यक्ति जिनका निवास स्थान भारत में रहा हो और निम्नलिखित 3 में से 2 शर्तें पूरा करता हो तो वो भारत का नागरिक होगा। यदि वह भारत में पैदा हुआ हो, ठीक, यदि उसके माता पिता भारत में मतलब पैदा हुए हों, ठीक, यदि वह संविधान के लागू होने के ठीक पहले 5 साल के लिए भारत में समान निवासी रहा हो तो भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 6 कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत प्रवासित हुआ हो, ठीक है, पाकिस्तान से भारत आया हो, यदि वह या उसके माता पिता या उसके कोई भी पितामह मतलब दादा दादी, ठीक, कोई भी भारत में इन 2 शर्तों को पूरा करता रहा हो तो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आर्टिकल नंबर 7 वह व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो लेकिन बाद में वह पुनर्वास के लिए भारत लौट आया हो, ठीक है, वह भारत का नागरिक बन सकता है। आर्टिकल नंबर 8, ठीक, कोई भी व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी, ठीक है, में से कोई भी अविभाजित भारत में वह पैदा हुआ हो, ठीक है, लेकिन आमतौर पर भारत से बाहर रहता हो, वह भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 9 कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह या भारत का नागरिक नहीं माना यदि उसने स्वेच्छा से किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। ठीक। आर्टिकल नंबर 10 प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह माना जाता है संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन नागरिकता बना रहेगा। ठीक। आर्टिकल नंबर 11 संसद के पास नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई प्रावधान बनाने की शक्ति होगी। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1956, ठीक है, अपनी विधायिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने भारत नागरिकता अधिनियम 1955 को अधिनियमित किया जिससे संविधान के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता अधिग्रहण और त्यागने का प्रावधान किया। ठीक है, इसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, फिर 1903 में, 2005 में, 2015 में, फिर 2019 में। ठीक है, तो ठीक, जो नागरिकता है उसका अधिग्रहण जो है, नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, जन्म से, वंशागत मतलब वंशानुगत मतलब द्वारा, पंजीकरण द्वारा, जन्म से, वंशानुगत द्वारा, पंजीकरण द्वारा, अधिसूचना द्वारा, देशीकरण से। ठीक है, अब त्याग, 3 प्रकार से त्याग कर सकता है नागरिकता का, त्याग से, समाप्ति से और अभाव से। ठीक है, चलिए बस ये इतना इंपॉर्टेंट है। नागरिकता जो है 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं और 3 प्रकार से त्याग सकते हैं, जन्म से, वंशानुगत द्वारा, पंजीकरण द्वारा, अधिसूचना द्वारा। ठीक है, देशीकरण से नागरिकता। ठीक है, त्याग 2-3 प्रकार से त्याग सकते हैं, त्याग से, समाप्ति से और अभाव से। देखिए, NRI, ठीक है, NRI क्या होते हैं, या गैर निवासी भारत क्या होते हैं? वे भारतीय नागरिक जो आमतौर पर भारत से बाहर रहते हैं। ठीक है, या जिनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, वो होते हैं NRI। एक भारतीय नागरिक जिसने 6 महीने से अस्थायी रूप से दूसरे देश में दूसरे देश में प्रवेश कर रखा है। ठीक है, किसी भारतीय किसी भारतीय को NRI तब माना जाता है यदि वह वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक समय के लिए भारत में नहीं है। ठीक है, और यदि वह उस वर्ष से पहले 4 वर्षों के दौरान 365 दिन में कम से कम और उस वर्ष से 60 दिन से कम के लिए भारत में मौजूद हो। ठीक, भारतीय मूल व्यक्ति। ठीक, भारतीय मूल व्यक्ति PIO कार्ड। ठीक है, वर्ष 2002 में विदेशी भारतीय नागरिक के लाभ हेतु लागू किया गया। ठीक है, जिससे वे भारतीय मूल के तीसरी पीढ़ी के साथ संबंध स्थापित कर सकें। ठीक है, PIO धारक को भारत में आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। PIO धारक को भारत में निर्वासन के दौरान विदेशी क्षेत्र पंजीकरण कार्यालय FRRO में पंजीकरण करवाने की से छूट प्राप्त थी। ठीक है, वर्ष 2015 में भारत सरकार द्वारा PIO योजना को वापस लेकर इसे OCI में से साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, OCI भारतीय विदेशी नागरिक। गृह मंत्रालय ने उस व्यक्ति को भारतीय विदेशी नागरिक के रूप में परिभाषित किया जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, ठीक, उसके बाद भारत का नागरिक बनने योग्य था। ठीक, ऐसे व्यक्ति को बच्चा या पोता, इसके साथ उसके अन्य पात्रता मापदंड भी शामिल हैं। ठीक है, नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 के माध्यम से PIO श्रेणी को OCI के साथ जोड़ा गया। OCI के लिए अधिकार केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट है। OCI कार्ड धारक के नागरिक निम्नलिखित अधिकारों जो भारत के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं का हकदार नहीं है। ठीक है, अवसरिक समानता नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए पात्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों में इनकी नियुक्ति नहीं होगी। मतदाता के रूप में पंजीकरण नहीं होंगे। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में ये सदस्य नहीं बन सकते। ठीक है, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं है। सार्वजनिक सेवा और पदों के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, चलिए आज तक बस नहीं। ठीक है।